हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा निरंकुश थी और जिन्होंने लोगों पर सेंसरशिप के नियम लगा दिए थे। ये व्यवस्थाएं 1815 की वियना संधि के बाद लागू हुई थी और इन्होंने लोगों से प्रेस की आज़ादी छीन ली थी। तो इसके बाद हमने देखा था कि उदारवादी राष्ट्रवादी अब जो मुख्य मुद्दा उठा गए थे वो प्रेस की आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी थी। 15 के बाद जो वर्ष आए, अब उनमें लोगों को यही डर था कि राजतंत्रीय जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा लोगों को दबाया न जाए। इस कारण बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और उनमें राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे गुप्त संगठन बनाए गए। उस समय क्रांतिकारी जो थे उनका मतलब यही था, केवल उस व्यक्ति को क्रांतिकारी मान लिया जाता था जो उस समय स्थापित राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करता था, जो कि वियना संधि के बाद स्थापित हो गई थी। और साथ ही जो व्यक्ति आम आदमी के लिए स्वतंत्रता और मुक्ति मांगता था, वह व्यक्ति उस समय क्रांतिकारी होता था। तो अधिकतर यूरोपीय राज्यों में ऐसे ही लोगों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा और ऐसे क्रांतिकारी बनाए जाने लगे जो कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए आवश्यक थे। एक ऐसा ही व्यक्ति इटली में था जिसका नाम था ज्यूसेपी मेस्सीनी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। ज्यूसेपे मेस्सीनी इटली का एक क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का एक सदस्य बन गया था। कार्बोनरी का गुप्त संगठन वही क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित था। उसने 24 साल की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे इटली सरकार ने बहिष्कृत कर दिया और जहां से उसने 2 संगठन बनाए। एक संगठन मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इसके सदस्य जो थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। वो समान विचार किससे संबंधित थे? स्वतंत्रता और लोगों की मुक्ति से तथा राजतंत्र के विरोध से। मेस्सीनी यह मानता था कि जो राष्ट्र हैं वो मनुष्यों के लिए बनाई गई प्राकृतिक इकाई हैं और यह ईश्वर ने अपनी मर्जी से लोगों के लिए बनाए हैं। इसलिए इसको कोई भी व्यक्ति अपने पाबंदों से नहीं चला सकता, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों के लिए ईश्वर ने बनाए हैं। इसलिए उसने यह सोचा कि इटली के छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर उसे एकीकृत लोकतंत्र बनाने की जरूरत है, जिसमें कि सभी लोग रह सकें। मेस्सीनी को देखते हुए, उसका अनुसरण करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी कई सीक्रेट सोसाइटी और सीक्रेट ऐसे ही बहुत सारे संगठन बनाए जाने लगे। मेस्सीनी राजतंत्र का घोर विरोधी था और उसको देख देख के अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते थे, उसकी बातों को मानते थे। इसलिए जो रूढ़िवादी थे वो मेस्सीनी को अपने ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। मेटरनिक एक व्यक्ति था, उसने भी ज्यूसेपे मेस्सीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। जो कि रूढ़िवादी था मेटरनिक, उसने मेस्सीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, यानी कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन कहा है। ये कोटेशन भी याद रखेंगे। जैसे जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियां बढ़ने लगी, रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने भी अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिशें करनी प्रारंभ कर दी और वे उन क्षेत्रों में जहाँ की उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति हो गई थी, उन्हीं जगहों पर अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी ताकतों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही कुछ राष्ट्र थे जैसे कि इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड या पोलैंड, जहाँ उदारवाद और राष्ट्रवाद के साथ साथ रूढ़िवादी व्यवस्थाएं भी अपनी ताकत को मजबूत बना रही थी। यानी कि उदारवाद और राष्ट्रवादी लोग एक तरफ अपना कार्य कर रहे थे और दूसरी तरफ रूढ़िवादी व्यवस्थाएं भी अपने आप को मजबूत बनाने में लगी हुई थी। जो उदारवादी और राष्ट्रवादी थे, उनकी क्रांतियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वही शिक्षित मध्यवर्गीय लोग, जिनमें कि प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, वाणिज्य व्यापारी आदि से संबंधित लोग आते थे। अब जब 2 अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम क्या होना है? विद्रोही होना है। जहां उदारवादी भी अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, तो उसके विपरीत रूढ़िवादी व्यवस्थाएं भी अपनी ताकत को मजबूत बनाने में लगी हुई हैं। तो इस कारण प्रथम विद्रोह जो हुआ फिर से फ्रांस में हुआ। फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जिसके कारण ब्रूबे राजा को, जिसको कि वियना की संधि के बाद दोबारा सत्ता दे दी गई थी, उसको सत्ता से हटा दिया गया और
उसकी जगह पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप बना। मेटरनिक ने फिर इस पर एक टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को में सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि हमेशा जो क्रांति की शुरुआत होती है वो फ्रांस से होती है और उसके देखा देखी यूरोप के अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसी पर मेटरनिक ने एक टिप्पणी दी कि जब फ्रांस छींकता है तो सर्दी जुकाम सारे यूरोप को हो जाता है, यानी कि फ्रांस में होने वाली कोई भी गतिविधियां उसके कारण पूरे यूरोप में गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। जुलाई क्रांति के बाद ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। ब्रुसेल्स के बारे में आपने सत्ता की साझेदारी में पढ़ा है। बेल्जियम, जहां पर विभिन्न प्रकार की भाषाई विविधता थी, तो वही बेल्जियम, वहां भी जुलाई क्रांति का प्रभाव पड़ा और जिसके कारण ब्रुसेल्स, जो कि वहां की राजधानी थी, यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी था, वहां पर विद्रोह भड़क गया और उसके कारण जो ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम था, वो कहां से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया और एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है जो कि यूनान या ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम की। इस घटना ने भी शिक्षित अभिजात वर्ग में यानी कि मध्यम वर्ग में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घटना क्या थी? 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आजादी का संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया था, यानी कि 1821 से यूनानी लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ग्रीस के राष्ट्रवादियों को उन लोगों का समर्थन मिला जिन लोगों को ग्रीस से देश निकाला दे दिया गया था। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के जो लोग ग्रीस की संस्कृति का सम्मान करते थे, उन्होंने भी ग्रीस के राष्ट्रवादियों को समर्थन दिया। किसके खिलाफ? ग्रीस की आजादी के संघर्ष के खिलाफ। इसके अतिरिक्त वहां कवियों और कलाकारों ने भी जन भावना को राष्ट्रवादियों के पक्ष में करने में भरपूर कोशिश की, यानी कि ऐसी रचनाएं लिखी जिनसे लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार हो, जिसके परिणाम स्वरूप 1832 में कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी यानी कि कुस्तुनतुनिया की संधि के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई और ग्रीस की आजादी ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाने में केवल युद्धों ने और क्षेत्रीय विस्तार ने ही अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। जैसे हमने यूनान के स्वतंत्रता में या ग्रीस की स्वतंत्रता में एक चीज पढ़ी कि कवियों ने और कलाकारों ने भी लोगों के अंदर जन भावनाओं को मजबूत बनाने में या राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यही रोमानी कल्पना जो थी, उसने भी राष्ट्रवादी भावना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, केवल युद्धों के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना मजबूत नहीं हुई थी। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाने में और उन्हें व्यक्त करने में सहयोग दिया। और इसी प्रकार का एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसको कि हम रोमानीवाद या फिर रोमांचक परिकल्पना भी कह सकते हैं, जिसने राष्ट्रवादी भावना को एक खास स्वरूप को विकसित करने की कोशिश की थी। जो रोमानी कल्पना थी या रोमानीवाद था, वो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क किससे संबंधित, कि रूढ़िवाद अच्छा है या राष्ट्रवादी भावना अच्छी है, कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह पर भावनाओं को, अंतर्दृष्टि को, रहस्यमयी भावनाओं को, यानी कि सभी में साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति कराने में और उनको साझा सांस्कृतिक, कि उनकी जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, वो एक ही है, इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता को उजागर करने का या राष्ट्रीय एकता को फैलाने का, राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की कोशिश की। ऐसे ही एक रोमांटिक कवि या रोमानी कवि थे जर्मनी के जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। उनका मानना था कि जर्मन संस्कृति को सही रूप वहां के आम लोगों के द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है या राष्ट्र का जो स्वरूप है, वो वहाँ के लोकगीतों से, वहाँ के जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होता है और यह लोक संस्कृति में ही इन सब स्वरूपों को, मतलब लोगों के द्वारा ही इन चीजों को हम देख सकते हैं, इन चीजों को ढूंढ सकते हैं। तो अगर हम इन चीजों को लोगों तक पहुंचाएं या इनको लोगों के बीच में लाएं, एकत्रित करें, तो उससे क्या होगा, जो लोग निरक्षर हैं उनमें भी राष्ट्रीयता का संदेश जाएगा। एक अन्य कवि कैरोल कर्पिस्की ने पोलैंड में अपने ओपेरा के माध्यम से
और अपने लोक नृत्यों के जैसे पोलोनेज और माजुगा के माध्यम से वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने का कार्य किया और अपने इन्हीं लोक नृत्यों को उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में भाषा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जब अधिकतर लोग निरक्षर होते हैं तब भाषा ही एक महत्वपूर्ण साधन होती है जिसके द्वारा हमारा परिस्थितियों से उन्हें परिचित कराया जाए या परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना पोलैंड की है। रूस ने जब पोलैंड पर कब्जा कर लिया था तो रूस ने सत्ता हड़पने के बाद पोलैंड के स्कूलों में से पोलिश भाषा को हटाकर वहां हर जगह रूसी भाषा बोलने का प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम स्वरूप 1831 में रूस के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ और जिसे कुचल दिया गया। इसमें अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया, यानी भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पादरी वर्ग के सदस्यों ने राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में पोलिश भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धार्मिक गतिविधियां भी जितनी हो गई थी उनमें भी पोलिश भाषा के इस्तेमाल पर जोर डाला जाने लगा, यानी कि धार्मिक गतिविधियों में केवल पोलिश भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे पादरियों को और बिशपों को जेल में डाल दिया गया और रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया में भेज दिया। लेकिन इससे पोलिश भाषा ने भी रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा कि लोगों ने पोलैंड में भाषा को हथियार बनाकर रूसी प्रभुत्व के खिलाफ क्या किया, विद्रोह शुरू किया। अब 1830 में यूरोप की जगह सामाजिक स्थिति पर गौर करते हैं। यूरोप 1830 का दशक जो था वो यूरोप के लिए भारी कठिनाइयां लेकर आया था, क्योंकि 19वीं सदी के शुरुआती दौर था, उस समय जनसंख्या बढ़ रही थी और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी तो बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। लोग भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आ गए थे और शहरी क्षेत्रों में आकर उन जगहों पर रहते थे जहां पर की झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग रहते हैं। 1830 का जो दशक था वो औद्योगिकरण का भी युग था। इस समय औद्योगिकरण बढ़ रहा था, यानी कि उद्योग धंधे स्थापित हो गए थे। तो यूरोप के अन्य भागों की तुलना में जो इंग्लैंड था वहाँ जो औद्योगिकरण था, उद्योग धंधों का लगना था, फलना फूलना था, वो ज़्यादा तेज था। और जो इंग्लैंड की मिलें थी उनमें बनने वाले सस्ते सामानों का यूरोप के अन्य देशों को उसके साथ तुलना करनी पड़ रही थी, यानी कि इंग्लैंड की उद्योग धंधों में बनने वाले सस्ते सामानों की प्रतिस्पर्धा यूरोप के अन्य देशों में जो हाथ से बना हुआ सामान था, जो छोटे उत्पादकों द्वारा हाथों से बनाया जा रहा सामान था, उसके साथ थी। और यूरोप के अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी अभिजात वर्ग का नियंत्रण था। अभिजात वर्ग के बारे में आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, जो कि क्या होता था, कुलीन वर्ग होता था और जिनके नीचे कौन कार्य करते थे, किसान या सामंत करते थे। तो उन्हीं के कारण उन जगहों पर जहाँ के अभिजात वर्ग का नियंत्रण था वहाँ किसानों और सामंतों पर लगान का भारी बोझ था जो उन्हें अभिजात वर्ग को देना पड़ रहा था। अगर खाने पीने की किसी भी चीज का मूल्य बढ़ता था या किसी वजह से फसल खराब हो जाती थी तो इस कारण उस जगह पर, उस शहर में या उस गांव में और ज्यादा गरीबी फैल जाती थी। और ऐसा ही एक वर्ष था 1848 का वर्ष, जब खाने पीने की कमी भी थी और व्यापक बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए थे। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप जो कि अध्यक्ष बना था, प्रजातांत्रिक राजतंत्र स्थापित होने के बाद कहाँ का, फ्रांस का, उसको भागने पर मजबूर कर दिया गया। आपको पता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि फ्रांस में क्या थी, राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली थी, इसमें भी हमने पढ़ा। तो वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उसने वहाँ एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र की घोषणा कर दी और वहाँ के 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उनको मताधिकार प्रदान कर दिया, यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया और सबको रोजगार की गारंटी भी दे दी गई। ठीक है। और फ्रांस में ये रोजगार की गारंटी देने के बाद उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसी ही एक घटना सिलेसिया के बुनकरों द्वारा भी की गई थी 1845 में। उन्होंने क्या किया, उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो कि उनसे कच्चा माल लेकर उनसे कपड़ा लेते थे, परंतु दाम उन्हें बहुत कम देते थे। इस घटना के बारे में पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने लिखा है।
उन्होंने बताया है कि 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए उन ठेकेदारों की कोठी पर पहुंची, जो कि वो ठेकेदारों से क्या मांग रही थी? मजदूरी मांग रही थी, जो कि उनके कार्य के अनुरूप उन्हें मजदूरी नहीं दे रहे थे। और जब उसने इस कार्य के मना किया तो यह भीड़ उनके घर में, उन ठेकेदारों के घर में जबरदस्ती घुस गई और वहां की खिड़कियां, फर्नीचर और उनके मिट्टी के बर्तन तोड़ डाले और ठेकेदार को वहां से भगा दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि उस ठेकेदार को अन्य पड़ोस के गांव में भी एक व्यक्ति ने भी अपने घर में शरण नहीं दी और वो 24 घंटों बाद जब सेना को बुलाकर उनकी मदद से अपने घर लौटा। इसके बाद और टकराव जो हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। यानी कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही थी। विद्रोह लगातार